Hello and good morning to everyone. Today we are starting another new chapter of our civics books, that is chapter number 7, Working of Institutions. So चैप्टर का नाम वैसे दिखने में तो है आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बट इस चैप्टर का मेन मीनिंग है कि किस तरीके से आपकी गवर्नमेंट वर्क करती है। गवर्नमेंट में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मिलकर हम आपके लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, देश को चलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को एक ओवरव्यू के साथ। डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग द रूलर्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, कैसे वर्क करती है, कैसे ही अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अलग होती है। सो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपसे अपने रूलर्स को चुन लें वोट देकर। इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशंस। कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ मतलब ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आपके जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो जाके काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, आपके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, आपके लिए पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। This chapter is about the working of such institutions in a democracy. We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country. We also look at how disputes regarding these elections are resolved. In this process, we come across three institutions that play a role in major decisions. तो तीन मेजर इंस्टीट्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट के जिनसे गवर्नमेंट वर्क करती है। तीन होते हैं आपके, जैसे कि आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जैसे हमारे इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बहुत सेपरेट बिल्कुल ही अलग अलग चलते हैं ये दोनों। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बिल्कुल अलग होते हैं और लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ही एक साथ काम करते हैं। देखिए सिंपल से मैं आपको मोटिव समझा देता हूँ क्या होता है। एक पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के सारे मेंबर जो होते हैं उनको बोलते हैं लेजिस्लेचर, क्योंकि ये लोग लेजिस्लेट करते हैं, लॉ बनाते हैं आपके लिए मिलकर। कंट्री के लिए कोई भी लॉ अगर बनाना होता है तो पार्लियामेंट मिलकर पार्लियामेंट के सारे लोग बनाते हैं लॉ। पर जब बात इन लॉ को फुलफ़िल करने की आती है, इन पॉलिसीज़ को रियल फिजिकल शेप में लाने की होती है, जैसे मान लीजिए इन्होंने लॉ पारित किया या लॉ पास किया कि कल से जो है हर इंसान जो कि 9th क्लास से ऊपर है, 9 से 12th क्लास के बच्चों को जो है हम लोग मान लीजिए 500 रुपये पर मंथ देंगे, ऐसा कुछ लॉ बना दिया फॉर एग्जाम्पल। तो लॉ बनाने वाले कौन है? ये सारे लेजिस्लेचर बोलते हैं इनको, ये सब पार्लियामेंट के सारे मेम्बर हो गए। और इस लॉ को फुलफ़िल करने के लिए अब देखिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, आपको जो है जाके स्कूल्स को फंड देना पड़ेगा। तो ये जो काम करता है लॉ को पूरे करने वाले काम, तो इन सारे के सारे मेंबर्स में कुछ होते हैं जिनको हम बोलते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है। मेन काम इन मिनिस्टर्स का होता है कि लॉ बनने के बाद इनको फुलफ़िल करें, इनको रियल शेप में लाए। तो इन मिनिस्टर्स को हम बोलते हैं क्या? एग्जीक्यूटिव्स। ओके, तो इस तरीके से आपको समझा दिया मैंने फिर से पार्लियामेंट्री फॉर्म एक बार, कैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एक साथ काम करते हैं। और जुडिशरी अलग चलती है। जुडिशरी का मतलब हो गया आपका कोर्ट्स, ठीक है। कोर्ट्स जो अलग होते हैं बिल्कुल ही। कोर्ट्स ये देखते हैं कि ये लॉ जो बनाया गया, क्या ये लॉ सही बनाया गया, गलत बनाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि 9 से 12th वाले बच्चों को रिश्वत देना चाह रहे हैं, कुछ गलत करना चाह रहे हैं। और फिर ये बन भी गया तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या सही तरीके से इसको लागू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब काम जुडिशरी का होता है देखने का। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन? एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन कैसे लिया जाता है, ये कुछ एग्जांपल दिया है। ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। इट वाज लाइक एन ऑफिस मेमोरेंडम, लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर इट हैज़ नंबर एंड इज़ नोन दैट OM नंबर। इस तरीके से लिखा आता है ऑर्डर, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर्स आते हैं, इन ऑर्डर से फिर बातचीत होती है, ठीक है। ये ऑर्डर किसका नंबर, इस ऑर्डर का नाम क्या है? मतलब जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, ठीक है। ये जो है ऑर्डर इसके ऊपर है, पेंशंस के ऊपर का ऑर्डर है ये कुछ। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बेरली 1 पेज का ऑर्डर है, ये आप देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर्स आते हैं, इनके नंबर्स होते हैं ऑर्डर्स के। और फिर का काम क्या होता है, इससे काम क्या ऑर्डर का? 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। मतलब इनको जो है मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि हमको जो है 27% रिजर्वेशन देना चाहिए OBCs को। तो उसका एक ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरीके से आते हैं, ठीक है। इस तरीके से डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं सब लोगों को जो भी पार्लियामेंट में होते हैं, तो इन सब पे बातचीत होती है पार्लियामेंट में। आगे हम बढ़ें, द डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर कौन होते हैं? हु डिसाइड टू इशू दिस मेमोरेंडम? क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट। द ऑफिसर वाज मियरली इंप्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल। तो जितने भी आपके मिनिस्टर्स और जितने भी पार्लियामेंट के लोग होते हैं सब मिलकर ही जो है ये लाते हैं इसको। या पार्लियामेंट का कोई एक मेंबर या अपनी कमेटी के साथ मिलकर भी इसको ला सकता है, पर पार्लियामेंट के सारे लोग मिलकर ही जो है बातचीत करते हैं, सारे लोग मिलकर ही पास करते हैं इसको, नहीं तो उसके बिना ही पास नहीं हो सकता। We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous classes about some of them. Let us go over some of the main points that you covered then. तो कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि
दैट द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, कि कोई भी बहुत बड़ा लॉ अगर पास करना है तो उसमें हमें प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होते हैं। एक बार पार्लियामेंट पास कर लेगी उसको पूरा, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजेगी साइन करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, वही गवर्नमेंट को जो है बताता है कि लॉ लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, मेन तो काम वैसे प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस, पार्लियामेंट जो होता है उसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है और 2 हाउसेस होते हैं जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर, लोकसभा के मेंबर की मेजॉरिटी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादातर लोग जो लोकसभा के होते हैं वो एक पार्टी के होंगे और वही पार्टी के मेंबर्स अपनी पार्टी का लीडर चुनेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ तो बीबी मंडल कमीशन की बात हो रही है, इसकी बात हम नहीं करेंगे वैसे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन। तो ये आपको दिखाया जो गया था कि कमीशन बनाई गई थी मंडल कमीशन, उसकी रिपोर्ट थी, ठीक है। फिर इस पर जो है बातचीत करके इसको पास किया गया पार्लियामेंट में, ठीक है। पहले जो है सारे के सारे लोगों को जो है इसे मतलब बातचीत की जाती है, मतलब होता क्या था, कोई बिल आता है ना पार्लियामेंट में तो पहले पार्लियामेंट के सारे लोगों के सामने जो है स्पीकर होता है, स्पीकर जो पार्लियामेंट में बैठा होता है ऐसे आगे, और फिर सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं पार्लियामेंट के यहाँ पर सीट्स पे अपने अपनी, तो ये बताते आता है ऐसे, मतलब एक इंसान जो है जो बिल लेके आता है वो रीड करता जाता है, ठीक है। फिर रीड करते करते ये प्रेसिडेंट पूछता है कि हमें ये बिल में ये क्लॉ लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर बातचीत होती है। एंड में इस बिल को पूरा पास करके भेज दिया जाता है किसके पास, सेकंड हाउस के पास, राज्यसभा के पास। जैसे मान लो लोकसभा है, फिर जाएगा राज्यसभा के पास, अगर राज्यसभा ने भी पास कर दिया इसको तो फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट को साइन करना कंपलसरी है, साइन करना ही पड़ता है, बट उसमें से एक ही दिक्कत है कि प्रेसिडेंट को कब तक साइन करना है इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब चाहे तो प्रेसिडेंट इसको 2 साल 4 साल रख के बैठ जाए, बट इसको मना नहीं कर सकता अगर ये पास हो के आया है तो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि भैया मैं साइन नहीं कर रहा जाओ, ठीक है। और अगर ये राज्यसभा में मना कर देता है साइन करने से तो फिर से जाएगा लोकसभा में ही है और फिर से लोकसभा में वोटिंग करवानी पड़ेगी आपको, और अगर इस बार ही लोकसभा से पास होके गया राज्यसभा में तो फिर से लोकसभा को पास अब इसको 14 डेज़ के अंदर साइन करना ही पड़ेगा। ओके, इस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स बोलते हैं इनको हम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, नीड क्या है इनकी, देखिए अगर यही नहीं होंगे तो फिर गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, ठीक है। गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। तो ये सब करने के लिए लोगों को सिटीजन्स को सिक्योरिटी देने के लिए और क्या बोलते हैं हम एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए, लोगों को हेल्थ के सिस्टम अच्छी देने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो इट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड्स द मनी एंड दस रेजेस और एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने टैक्स लेती है लोगों से, ठीक है, टैक्स लेती है और भी गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ से इनकम आती है गवर्नमेंट को, फिर उस इनकम को जो है लोगों के ऊपर खर्च करती है अच्छाई के लिए लोगों की। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़, others have to implement the decisions. If it dispute arises between these decisions or in their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. तो अगर मान लीजिए कोई लॉ बना रहा है वो सही बना रहा है गलत बना रहा है, हमने पहले ही बात कर ली है कि मतलब ऐसा कौन होगा जो लॉ को देखेगा कि अगर लॉ जो बनाया है वो सही बनाया गलत बनाया, कोई इसमें गलत इंटेंशन तो नहीं है गवर्नमेंट का, या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लॉ सही से फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, जुडिशरी रखता है, ठीक है। टू अटेंड टू ऑल दिस टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी, सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस। तो ये होते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि मतलब हर एक काम करने के लिए गवर्नमेंट में किसी न किसी को कोई ना कोई काम दिया गया है। जैसे पार्लियामेंट का मेन काम है लॉ बनाना, लॉ को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। टैक्स कलेक्ट नहीं करती गवर्नमेंट, टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं गवर्नमेंट के अंडर। आगे हम पढ़ते हैं इसमें और नेक्स्ट देखिए आपका आ गया टॉपिक पार्लियामेंट। सो इन द एग्जांपल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में वैसे हम बहुत जैसे बात कर ही रहे हैं, ओके। इन पार्लियामेंट बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। तो मेन तो गवर्नमेंट का काम करना जो है पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पार्लियामेंट जिस तरीके से काम करेगी वही गवर्नमेंट उसी तरीके से काम करेगी, बिल्कुल पार्लियामेंट गवर्नमेंट का अंतर नहीं है। इफ पार्लियामेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ डिसीजन द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट। तो अगर पार्लियामेंट जो है किसी चीज़ को पास नहीं करती है या पास कर देती है तो गवर्नमेंट को वो काम करना है नहीं करना पड़ता। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्यों चाहिए देख लेते हैं इस चीज़ को भी। इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइजेज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट। तो जो भी हम लोग जिनको चुन के भेजते हैं इलेक्शन में, जो हमारे लिए वर्क करते हैं काम करते हैं, वो सब जो है हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं,
ओके, तो जितने भी लोग सिलेक्ट होकर आए, इलेक्ट होकर आए, जिनको हमने वोट में सिलेक्ट किया, वो सबके सब जो है आपके एमपी, जिसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में जो भी जीत के जाएगा वो पार्लियामेंट में जाकर बैठेगा। और फिर जितने भी पूरे इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया से लोग चुन चुन के आते हैं, पूरे इंडिया के लिए एक जगह बैठकर डिसीजन बनाते हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान चेन्नई का बैठा है, कोई इंसान भोपाल में सेलेक्ट हुआ है, तो वो बातचीत कैसे करेगा? दिल्ली तो फोन में बातचीत होगी नहीं, ठीक है। फेस टू फेस बातचीत होना ज़रूरी है। फेस टू फेस बैठ के ही, एक दूसरे के सामने बैठ के ही वो लोग बातचीत करना अच्छी माना जाएगा। इसीलिए जो है पार्लियामेंट्स जो है सिस्टम बनाया जाता है कि जितने भी लोग हैं इंपॉर्टेंट लोग, वो आए एक जगह और बैठ के बातचीत करें, डिसीजन लें, गवर्नमेंट बनाए, मतलब गवर्नमेंट चलाएं। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। स्टेट लेवल पे उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो भी एक जगह आकर बैठ के डिसीजन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। It exercises political authority on behalf of people in many ways. Parliament is the final authority for law making law in any country. किसी भी कंट्री में लॉ बनाने का फाइनल काम या पूरा काम पार्लियामेंट के हाथ में ही होता है। This task of law making or legislation is so crucial that these assemblies are called legislatures. Parliaments are all over the world can make new laws, change existing laws or abolish existing laws and make new laws in their place. तो मतलब पुराने लॉ को चेंज कर सकते हैं, नए लॉ बना सकते हैं उनकी प्लेस पर, या कुछ भी कर सकते हैं ये लोग लॉज के साथ। Parliament all over the world exercise some control over those who run the government. In some countries like India, this control is direct and full. तो जो गवर्नमेंट चला रहा है उन पर फुल कंट्रोल रखती है पार्लियामेंट हमारे इंडिया में। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल मनी दैट गवर्नमेंट हैव। गवर्नमेंट के पास जितनी भी मनी है, कहाँ खर्च करनी है, कहाँ नहीं खर्च करनी है, पूरा का पूरा अधिकार पार्लियामेंट के पास है। चाहे तो वो पूरा एक जगह खर्च कर दे, चाहे अलग अलग जगह खर्च करे, ठीक है, उनके पास ही होता है। सैंक्शन की जाती है मनी हर एक काम के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर इंस्टीट्यूशन के लिए पार्लियामेंट ही जो है मनी सैंक्शन करता है, स्पेंड करता है। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में समय पता है 2 हाउस होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। मेन तो लोकसभा ही होता है जो मेन डिसीजन लेता है, मनी बिल्स पास करता है। मनी बिल्स का मतलब हो गया आपका कि कोई पैसे से जुड़े हुए बिल, मतलब पैसा कहीं खर्च करना है, अगर पैसा कहीं से और ज़्यादा लेना है, तो वो सारे डिसीजन मेनली कौन लेता है? लोकसभा लेती है, ना कि राज्यसभा। सिंस पार्लियामेंट प्लेस अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इन 2 पार्ट्स। दे आर कॉल्ड चेम्बर्स और हाउसेज। कुछ देशों में उनको चेम्बर्स बोलते हैं, कुछ देशों में हाउसेज कहते हैं। One house is usually directly elected by the people and exercise the real power on behalf of the people. जैसे कि हमारा लोकसभा है, जिसके लोग जो है मेंबर्स जो है डायरेक्टली चुनकर आते हैं हम लोगों से। द सेकेंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली। जो दूसरा होता है राज्यसभा, उसके लोग हम नहीं चुनते हैं, ठीक है। उसके लोग जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं स्टेट की, उनके जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। The most common work for the second house is to look after the interest of various states, regions और फेडरल यूनिट। देखिए आपको समझा देता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए लोकसभा, मेन काम लोकसभा का होता है। लोकसभा में कौन से लोग होते हैं जिनको हम सिलेक्ट करके भेजते हैं इलेक्शंस में, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम सिलेक्ट नहीं करते। उनको कौन सिलेक्ट करता है? ये लोकसभा के मेंबर्स प्लस आपके जो स्टेट के असेंबली होती है ना, स्टेट में जो सरकार होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं MLAs, ठीक है। ये दोनों मिलकर राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा में मेन अंतर क्या है कि अगर गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं रही, या गवर्नमेंट जो है, जो भी पार्टी गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी उनकी नहीं है अगर अब, तो लोकसभा तो डिजॉल्व हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो इलेक्शन होने में, अगली बार के इलेक्शन में कम से कम 6 महीने का टाइम तो लगता ही लगता है। 6 महीने का जो है टाइम होता है कि जब तक नई लोकसभा आया है, तो तब तक पार्लियामेंट में कौन काम करेगा? अगर कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ आ गई या कोई डिसीजन लेने की बात है तो कौन करेगा? इसलिए जो है राज्यसभा को बनाया गया कि राज्यसभा जो है कभी डिजॉल्व नहीं होती, कभी गिरती नहीं है, मेजॉरिटी वाला काम इसमें है ही नहीं, ठीक है। हर साल ये चलती रहती है। इसके 1/3 मेंबर जो हैं राज्यसभा के हर 2 साल में जो है रिटायर हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं राज्यसभा से, ठीक है। तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स के लिए नए इलेक्शन होते हैं, तो कभी भी डिजॉल्व नहीं होती है, कंटिन्यू रहती है ये। थोड़ा यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर। राज्यसभा के वैसे कोई पावर तो है नहीं, ज़्यादातर पावर लोकसभा के पास ही है। कोई भी अगर बड़ा काम करना है, कोई भी अगर मनी बिल पास करना है, मतलब मनी से रिलेटेड कोई अगर बिल लाना है, कानून लाना है, तो लोकसभा लाएगी। बट राज्यसभा के पास भी कुछ पावर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ऑन मोस्ट मैटर तो लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। लेट अस सी हाउ। अभी लोकसभा के पहले पावर देख लेते हैं हम लोग। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास बाय बोथ दी हाउसेज, बट इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेज द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन द जॉइंट सेशन इन विच मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज सिट टुगेदर। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। देखिए होता क्या, अगर मान लीजिए कोई लॉ पे जो है लड़ाई वड़ाई चल गई, मतलब ना तो लोकसभा पास कर रही है या राज्यसभा पास नहीं कर पा रही है, मतलब कुछ अनबन चल रही है, तो फिर इस लॉ को जो है पास करने के लिए एक होती है जॉइंट सिटिंग। मतलब दोनों हाउसेस को साथ में बिठाया जाता है कि भैया आओ साथ में वोटिंग करते हैं, एक ही जगह बैठेंगे पार्लियामेंट में। इसको हम बोलते हैं, आपको क्या, जॉइंट सिटिंग बोलते हैं इसको,
जॉइंट सिटिंग में क्या होता है आपका, आप देखिए लोकसभा के मेंबर होते हैं 500 प्लस और राज्यसभा में ऑलमोस्ट मेंबर होते हैं ऑलमोस्ट 240 के आसपास, मतलब डबल से भी ज़्यादा होगा लोकसभा के। तो सिंपल सी बात है, जो भी लोकसभा के लोग चाहेंगे वही पास होगा, राज्यसभा के मेंबर वैसे ही आधे पड़ गए। ठीक है, तो लोकसभा यहाँ पावरफुल हो गई कि अगर कोई डिसीजन लेना है दोनों को मिलकर, ये जॉइंट सिटिंग होगी। जॉइंट सिटिंग होने में क्या होगा, लोकसभा के मेंबर जो चाहेंगे वही होगा, ज़्यादा इन लोगों की, क्योंकि लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। मनी मैटर्स से हम बात कर रहे हैं, पूरा पावर है। कोई अगर मनी बिल है, जैसे मान ली टैक्स बढ़ाना है, टैक्स घटाना है, ऐसे मैटर्स में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती। ऐसे बिल्स को राज्यसभा को 14 डेज़ के अंदर पास करना ही पड़ता है। अगर नहीं करते हैं लोग साइन 40 डेज़ में, तो ये मान लिया जाता है कि इन्होंने साइन कर दिया या पास हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मेन तो पावर यही है कि पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनके पास मेन पावर होती है गवर्नमेंट चलाने की, गवर्नमेंट के सारे काम करने की, वो लोकसभा के अंदर ही होते हैं सारे के सारे। ठीक है, वैसे राज्यसभा में हो सकते हैं, पर मेन तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को ही माना जाता है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉय सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर वही इंसान बन सकता है, या लगभग वही इंसान बनता है, प्राइम मिनिस्टर से राज्यसभा से बन सकता है चाहे तो, बट ऑलमोस्ट इन द 98% केस जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा का ही चुना हुआ इंसान बनता है। ये एक रूटीन दिया हुआ है, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बस स्लो चलाता हूँ, मतलब क्या करते हैं लोग, ये लोकसभा के जो मेंबर होते हैं सुबह कब उठते हैं, मतलब कब पहुँचते हैं पार्लियामेंट, किस किस चीज़ों पे बात करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स हमने बात कर ली, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, मेन मिनिस्टर्स, तो इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। थर्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजंस बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ऑल दोज फंक्शनरी कलेक्टिवली आर नोन एज एग्जीक्यूटिव। जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर, लोगों के बिहाफ पर हर चीज़ पे काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं पॉलिसीज़ को, उन्हें हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स। थस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव्स। तो जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो मेनली तो हम एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मेन पावर तो इन्हीं के हाथ में। लॉ बनाने वाले भी कुछ भी बना दिया, ये फुलफिल ही नहीं कर रहा उस चीज़ को, तो मतलब ही क्या हुआ लॉ बनाने का। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, कुछ होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, सब होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देखते हैं दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव्स, वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, कुछ इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो लोग चुनकर भेजते हैं ना, जो नेता होते हैं, जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिनको आप इलेक्ट करके भेजते हो। कुछ टाइम के लिए होते हैं, ये 5 साल के लिए, मतलब एक बार में तो 5 साल या 5 साल के लिए आते हैं ऑलमोस्ट। Political leaders who take the big decisions fall in this category. In the second category, people are appointed on a long-term basis. This is called permanent executives or civil servants. जो यूपीएससी का पेपर और जो स्टेट सिविल सर्विस के पेपर निकाल के जाते हैं ना, सिविल सर्वेंट्स बनते हैं। लगभग ये लोग जो है अपने 60 साल तक, 60 ईयर्स की एज तक जो है वर्क करते हैं, 30 से 40 साल तक। इनको बोलते हैं हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, मतलब इनको निकाल नहीं सकते, इनको भगा नहीं सकते। ठीक है, दिन भर का जो काम होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ, काम ये लोग मिलकर ही करते हैं। ठीक है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम इन्हीं का ही है। You might ask, why does the political executive have more power than the non-political executive? Why is a minister more powerful than the civil servant? मिनिस्टर को ज़्यादा पावर दी जाती है, भाई देखो चुन के आया है, कुछ 5 सालों के लिए आया है, और सिविल सर्वेंट को चुन के तो आया नहीं, वो तो पेपर निकाल के कोई भी आके बैठ गया। ओके, तो और वो जो है परमानेंट भी है, साल भर रहेगा, कोई निकाल सकता नहीं उसको। The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of subject. The advisors working in the finance ministry नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। पर जो मेन नॉलेज होते हैं, नॉलेज वाले लोग तो ये IAS ही होते हैं, सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, कोई भी मिनिस्टर अगर कोई काम करता है तो पहले तो उनसे पूछ के ही करेगा। वैसे देश चलाते ही ये लोग हैं, मिनिस्टर्स का काम तो बस फेस दिखाना होता है अपना, आके बोलना होता है आगे, कोई भी लॉ बनाना, लॉ को किस तरीके से फुलफिल करना। वो जो अब आप देख रहे थे फर्स्ट पेज पर हमने जो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट देखा, कोई मिनिस्टर की बस की बात थोड़ी है उसको बैठ के बना ले। दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। तो मेन बात यही है कि उनको पावर इसलिए कम दी जाती है क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, डेमोक्रेसी में जो लोग चुन के भेजेंगे जिसको, उसको पावर देनी है हमें। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड थस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन द बिहाफ। शी और शी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज। अब लोग उससे तो नहीं पूछेंगे जाके सवाल जिसको उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, सिविल सर्वेंट को, कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये काम क्यों नहीं हो रहा। वो जाके मेन तो अपने नेता से ही पूछेंगे जिसको उन्होंने वोट दिया है, क्योंकि अगले 5 साल बाद फिर वोट देना ना, क्योंकि हमें तो, और वो सिविल सर्वेंट को तो वोट देना नहीं है, उसको पूछोगे भी वो जवाब नहीं देगा अभी, तो भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों साथ में वर्क करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडिया में तो खासकर, जहाँ पे भी
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है वहाँ पर तो खासकर। येट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट करता है, बट इसको अपॉइंट करने के लिए जो है एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं। वही मतलब इलेक्शंस हुए, कोई पार्टी जैसे मान लीजिए बीजेपी जीत कर आई, बीजेपी के ज़्यादातर लोग सिलेक्ट हुए ये लोकसभा के चुनाव में, तो वो लोग क्या करेंगे, मिलके अपना एक लीडर को जो है चुन लेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी को चुना उन लोगों ने, और फिर प्रेसिडेंट को बोल देंगे भैया हमारा लीडर है, चलो भाई इसको प्राइम मिनिस्टर की शपथ वपथ दिलवाओ। तो इलेक्ट तो जो है अपॉइंट तो जो है इसको प्रेसिडेंट ही करता है, पर प्रेसिडेंट का ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट जिसको बोलेगा उसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको बोलेंगे उसको करवाना पड़ता है प्रेसिडेंट को अपॉइंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टी दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर इन केस नो सिंगल पार्टी। देखिए ये है मेन पावर कि अगर किसी पार्टी के पास मतलब मेजॉरिटी नहीं है, मतलब मान लीजिए 50-50% वोट दोनों पार्टीज़ को मिल गए, तो फिर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कांग्रेस है और एक आपकी बीजेपी है, इलेक्शन हुआ, इनको मिल गया 50% वोट, इनको भी मिल गया 50% वोट, तो इस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो चाहे तो मान लीजिए कोई इसका लीडर को बना दे, चाहे तो इसके लीडर को बना दे, फिर ये प्रेसिडेंट की पावर है मेन। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। एक बार प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है, उसके बाद बाकी सब मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट ही करवाता है, मतलब ओथ दिलवाना, शपथ दिलवाने का काम। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज मेजॉरिटी इन द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर। और इसमें फिर उल्टा हो जाता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फिर कौन किसको बनाना है मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर बताता है प्रेसिडेंट को कि भाई ये मेरा मिनिस्टर है, इसको आप शपथ दिलवाओ, ये मेरा मिनिस्टर शपथ इसको दिलवाओ। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये मेन पावर उसकी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। सारे मिनिस्टर्स जो इसी में आते हैं। इट यूजुअली है 60 to 80 मिनिस्टर ऑफ ऑल डिफरेंट रैंक्स। इनके सबके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके पास, 60 से लेकर 80 तक ये होते हैं। कुछ होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स। ये होते हैं आपके टॉप लेवल के, जैसे होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ओके, सब टॉप लेवल के मिनिस्ट्रीज होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, इन सबको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट कंप्राइजेस अबाउट 25 मिनिस्टर। 25 लोग होते हैं लगभग ये। ठीक है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स जो होते हैं देश के वो यही लोग चलाते हैं। मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। फिर होती है कुछ मिनिस्ट्रीज जो कि स्टेट के अंदर होती हैं, जैसे कि आपकी कोई स्टेट की कमेटी, स्टेट होम मिनिस्टर, स्टेट का कोई डिपार्टमेंट है वो लोग। फिर होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर अटैच टू द एक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, ये लोग जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर में काम करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर मान लीजिए बड़ा काम कर रहा है, छोटे छोटे स्टेट्स में अगर उसको लागू करना है तो फिर ये लोग की मदद लेता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की। आगे आपका पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो आप जानते ही हैं कि सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर की वैसे मेन पावर तो यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करना। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इलेक्ट तो वही करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने के बाद कोई भी अगर पॉलिसी लागू करनी है तो प्राइम मिनिस्टर के हाँ करे बिना पॉलिसी लागू नहीं हो सकती। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स ऑफ द रिलेशनशिप विद ईच अदर, बट एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। साफ साफ लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड है गवर्नमेंट का। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर्स। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। ठीक है, ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिसीजंस आर फाइनल। क्या हो रहा है, 2 मिनट। ठीक है, मेन तो उसका डिसीजन होते हैं फाइनल होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के। ही डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। सारे के सारे मिनिस्टर जो होते हैं उसके ही अंडर में काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क। पूरा काम बांटने का कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री पकड़ानी है, किसको कौन सा काम पकड़ाना है, वो मेन काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet, the prime minister is the most powerful. तो अगर कैबिनेट सबसे पावरफुल होती है एक देश के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है उस पूरे कैबिनेट में भी। The power of the prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes called as or seen as prime ministerial form of government. तो प्राइम मिनिस्टर की मेन पावर है। देखिए, जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा वहाँ प्राइम मिनिस्टर की पावर होगी, जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा वहाँ प्रेसिडेंट की पावर होगी। आगे बात करते हैं हम थोड़ी सी प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट जो होता है हमारा पॉलिटिकल हेड होता है। देखिए, जो दिखने का हेड है ना, सर नॉमिनल हेड, सिर्फ नॉमिनल है, दिखने के लिए भारत का सबसे ऊंची पोस्ट है, पर इतनी कोई खास पावर नहीं है क्योंकि सारे के सारे काम तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर मिलकर ही करते हैं। ठीक है, इनको सिर्फ साइन करना होता है बस। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट।
इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर, ऐसी कोई खास पावर होती नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ठीक, ब्रिटेन में जो प्रेसिडेंट होती है वो होती है क्वीन ऑफ ब्रिटेन जैसी। हुज फंक्शन आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल, मतलब से दिखने के लिए सेरेमोनियल फंक्शन के, शपथ दिलवाना, सबको सिलेक्ट करना, कुछ साइन करना बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे कि शपथ देखो ये दिलवा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी को, ठीक है, इस तरीके से मतलब इलेक्ट करना, सिलेक्ट करना। तो प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, चुन के आते हैं वो लोग, और जो स्टेट की असेंबली होती है ना एमएलए, उनके लोग मिलकर सिलेक्ट करते हैं, और प्रेसिडेंट के लिए हम लोग वोट नहीं करते। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट मेजोरिटी ऑफ वोट, तो इसमें मेजोरिटी ऑफ वोट लानी पड़ती है इनको इलेक्शन जीतने के लिए। दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन, तो इस तरीके से क्या होता है कि एमएलएस भी वोट दे देते हैं इसमें, और आपके एमपीसी वोट दे देते हैं। उससे क्या होता है कि सारे के सारे जो इलेक्टेड लोग हैं देश के, वो मिलकर सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर अमेंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन, इसीलिए भी जो है लोग ज़्यादा सीधे प्रेसिडेंट पे कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी जाती, ज़्यादा पावर नहीं है उसके पास, क्योंकि हम लोग सिलेक्ट नहीं करते ना उसको। मेन दिक्कत तो क्या, मेन बात तो यही है कि ये जो है ये 130 करोड़ लोग मिलकर वोट देते हैं, तो ये सिलेक्ट होता है इंसान, और कुछ ही आपके 1-2 लाख जो लोग मिलकर जो आपके मिनिस्टर हैं वो लोग सिलेक्ट करते हैं, तो ये इंसान सिलेक्ट होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ज़्यादा पावर किसको दी जाएगी, 130 करोड़ में जीतने वाले को या 2-3 लाख में जीतने वाले को? सीधी सी बात, 130 करोड़ वाले को दी जाएगी सारी पावर्स, ठीक है। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम थोड़ा समझाया गया यहाँ पे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम कुछ भी नहीं है, ऐसा सिस्टम जहाँ पे सारी की सारी पावर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है वहाँ प्रेसिडेंट के पास हो गई। जुडिशरी के बारे में बात कर चुके हैं। जुडिशरी का मेन काम वही है आपका कि जुडिशिएट करना, सारे के सारे काम देखना। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इन दी फॉलोइंग सिचुएशन, कुछ सिचुएशन दिए यहाँ पर। इफ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन दी कंट्री, अगर कंट्री में सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, लोग उठा के ले जाएगी, काट देगी, फील देगी, कौन है देखने वाला? लोग कहाँ जाके अपनी दुख कथा सुनाएंगे? इवन इफ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट इट हैज़ नो पावर टू जज एक्शन ऑन दी गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट के सामने कोई एक्शन लेने की ताकत ही नहीं हो, फिर आप जाके रो भी लोगे तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इवन इफ इट हैड द पावर, इफ नो वन ट्रस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट, और मान लीजिए अगर हो पावर भी तो लोगों को ऐसा लगता हो कि भाई ये जो भी ये बोलेंगे झूठी बोलेंगे, इनसे विश्वास करना मतलब नहीं है, तो इन सब सिचुएशन में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम खत्म हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है बहुत ही, सुप्रीम कोर्ट का नाम ही क्या है, सुप्रीम हो वो, ठीक है। जस्टिस जो है वो पूरे टाइम पे ले, सही जस्टिस ले, किसी के सामने अगर जागती की गई, गवर्नमेंट के द्वारा ही क्यों नहीं की गई हो, उसको सही करने का काम होता है जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट्स का, हाई कोर्ट्स का। दिस इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में भी यही है, जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई गवर्नमेंट उसको जाके नहीं बोल सकती कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये क्यों बोल रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ये सिंपल सीधा सा लॉ है कि अगर कोई अगर बात सुप्रीम कोर्ट में हुई है या कोई लॉ अगर पास हुआ है तो उसकी बातचीत आप पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। ओके, ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, सुप्रीम कोर्ट पूरे नेशन के लिए होता है, हाई कोर्ट जो है स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। इन दी कंट्री के डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल। मेन बात तो यही है कि डिसीजन जो होते हैं बाइंडिंग होते हैं, मतलब मानने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है मानो नहीं मानो चलेगा, नहीं, मैंडेटरी डिसीजंस होते हैं। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। कोई भी डिस्प्यूट जो है वो, कोई भी बातचीत या कोई भी लड़ाई झगड़ा मान लो सरकार के बीच में हो गया, दो सरकारों के बीच में, दो लोगों के बीच में, लोग और सरकार के बीच में, तो वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ये आपका चैप्टर है। यहाँ पर मेन बातचीत तो चैप्टर में यही है आपकी। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ाया गया है। अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय अलायंस ऑफ 2 और मोर पार्टी, मतलब 2-3 पार्टी, किसी को भी मान लीजिए मेजॉरिटी नहीं है, 2-3 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बना लेती हैं। ओके, तो इस तरीके से आपकी गवर्नमेंट जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वर्क करता है, ठीक है। जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए बात कर ली थी, मुझे पता था आगे ये सब होने वाला है, ताकि मुझे पूरा चैप्टर रीड ना करना पड़े, फटाफट आपको समझा दिया मैंने चैप्टर्स को, ठीक है। मेरा ट्राई यही रहता है कि मेन जो है वीडियो एक हाफ एन आवर में ये वीडियोस खत्म हो जाए, ठीक है, ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर नहीं निकालना पड़े। जितने बार आप चाहें इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आराम से सुने, एग्ज़ाम आज से पहले देखें, एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात को देख के सो जाएँ, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी की सारी बातें यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स स्टिल रिमेनिंग, वैसे बहुत सारे डाउट मैं क्लियर नहीं भी कर पाता हूँ, ठीक है। वो मैं क्लियर इसलिए नहीं करता हूँ, मुझे पढ़ने में कई बार लगता है कि क्या पूछ लिया। ओके, मतलब ऐसा रिलेवेंट डाउट होते हैं तो ही मैं मेनली आंसर करने की कोशिश करता हूँ उन्हें, ठीक है। ऑल द रिलेवेंट क्वेश्चन जो आपके होते हैं, अगर वो रिलेवेंट हैं, चैप्टर से रिलेटेड हैं, अगर कुछ काम के हैं कि मुझे लगता है कि दूसरे बच्चों को हो सकता है कि डाउट आ रहा हो, सो ही मैं आंसर करता हूँ। बाकी कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं मुझे लगता है रिलेवेंट हैं, तो आई एम नॉट आंसरिंग दैट। ओके, इन द लास्ट, थैंक यू।